वो सिलेबस हमारे पास होना चाहिए जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो हमें अर्जुन की तरह आंख पर ध्यान देना है, पूरी चिड़िया पे नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बर्नम एकेडमी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। खुशखबरी है बिहार के लिए, शिक्षा जगत में वैकेंसियों का सूखा खत्म हुआ। छप्पर फाड़ के नहीं, निरंतर तोड़ के वैकेंसी है। इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। डू आर डाई वाले मंत्र को फॉलो करें, क्योंकि करो या मरो, कोई आपके पास इससे अच्छा ऑप्शन मिलेगा नहीं। जितनी भी वैकेंसी है उनका अधिक से अधिक आप फायदा उठाएं। कोई भी बचेगा नहीं इस बार, सब शिक्षक भर्ती में आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन में, इससे पहले की जो हम लोगों की वीडियो गई हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो भी बेसिक जानकारियां थी वो दी गई। आज ज्योग्राफी विषय को लेकर के क्या सिलेबस है, सबसे महत्वपूर्ण है सिलेबस को लेकर के मारामारी। हमें यही नहीं पता कि आप पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो अफवाहों का बाजार गर्म है, तो हम चाहते हैं कि एक वो सिलेबस हमारे पास होना चाहिए जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो हमें अर्जुन की तरह आंख पर ध्यान देना है, पूरी चिड़िया पे नहीं। क्या आना चाहिए, क्या सिलेबस है, तो पूरी इसमें प्लानिंग के साथ हम काम करेंगे। तो क्लास 11 से 12 के बीच का जो हमारा पीजीटी का सेक्शन है, उसमें आयु, शैक्षिक योग्यता, एग्जाम के पैटर्न को लेकर के कौन कौन सी बातें बेसिक हैं वो हम लोग लाए हैं। सबसे पहले तो जानकारी ये होनी चाहिए कि टोटल पद कितने हैं। 1,70,000 से अधिक पदों की सीरीज है जो 3 हिस्सों में डिवाइड है। 1 से 5 तक लगभग 80,000 के आसपास, 9 से 10 तक 32,000 से अधिक, और 11 से 12 तक लगभग 58,000 के आसपास पदों की संख्या है। और जबरदस्त पढ़ते ही एक मोटिवेशन होता है, वो आप तो स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल कूद पड़िए। मतलब ज्ञान, कबीर का बहुत अच्छा दोहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय जब पछताएगा जब वैकेंसी जाएंगी छूट। तो यहाँ पर बिल्कुल पहले आए पहले पाए के सिद्धांत पर है। इसके बाद भूगोल विषय में जो पदों की संख्या है वो 1033 है, ये आपके काम का है। इसमें किस वर्ग में कितनी वैकेंसी है तो आपकी सुविधा के लिए हमने पूरा एनालिसिस कर दिया है बर्नम टीम ने। तो आइए देख लेते हैं। जो अनारक्षित पद है उसके लिए 245, अनारक्षित महिलाओं के लिए 160, ईडब्ल्यूएस 79, ईडब्ल्यूएस में जो महिला वर्ग है उसके लिए 19 पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग दो इसमें कैटेगरी है। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 123 123, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में महिलाओं के लिए 61 पद हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 81, पिछड़ा वर्ग में महिला पद 41 है। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट पद 101, अनुसूचित जाति महिला पद 62 62। अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब जो पद हैं वो 30 हैं, और अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग 0 है। लेकिन उन पर निराश होने की जरूरत नहीं है, वो जो 30 पद हैं पुरुष वर्ग, इसमें वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक, इन सारी बातों के साथ और भी जानकारियां हैं वो आप पुराने वीडियो में अपलोड देख सकते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक बातें बतानी। शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। अब पीजीटी की तैयारी करते हैं तो कम से कम परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए ज्योग्राफी में। स्नातकोत्तर 50% के साथ हो, और इसके साथ ये तो हमारी होगी एकेडमिक डिग्री। अब आते हैं प्रोफेशनल डिग्री जो एजुकेशन की होगी, बीएड, बीए, ईएड या बीएससी एजुकेशन, अथवा पीजी 55% के साथ, और इसके साथ 3 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें बीएड एमएड इंक्लूड होता है, ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट पेपर सेकेंड भी क्वालिफाई होना चाहिए। ये एग्जाम के लिए समझ लीजिए एंट्री गेट है, ये टिकट है जहां से हम परीक्षा के लिए अंदर की ओर चलेंगे। अब पहला पेपर भाषा से संबंधित, दूसरा पेपर सब्जेक्ट से संबंधित। पहला पेपर है जिसके 2 सेक्शन है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 है और मार्क्स भी हमारे 100 हैं। क्योंकि जब तक आपकी रणनीति अच्छी नहीं होगी, प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, रणनीति के बिना ना तो हम जिंदगी का मैच जीतते हैं ना कोई भी मैच जीतते हैं। तो इसमें मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। तैयारी की तरफ सब भाग रहे हैं रेस में, लेकिन एक होता है प्लान के तहत भागता है, एक होता है केवल भागता है। तो आपको प्लान के अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बनाना है, क्योंकि मौके अच्छे हैं, कोई चूक ना हो जाए। इसलिए आंखें खोलकर और पैरों पर नजर होनी चाहिए, जिससे गलतियां कम से कम हो। तो 25% आपके अंग्रेजी भाषा के होंगे,
और ये सबके लिए कंपलसरी होगा। 75% यानी 75% में 3 भाषाओं का एक आपके पास विकल्प होगा, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। इसमें से किसी एक का आपको चयन करना होगा। तो जनरली प्राय बच्चे हिंदी भाषा को चॉइस करेंगे, लेकिन ये आपकी अपनी स्थिति है, किस भौगोलिक परिवेश में आप रहते हैं। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात है। क्वालिफाइंग पेपर है, कम से कम 30% लाना आवश्यक है। तो इसको लेकर के क्या आपकी तैयारी होगी, क्या रणनीति होगी, बहुत जल्दी ही इसका भी वीडियो हम लोग लाने वाले हैं, जिसमें हिंदी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे आप पढ़ेंगे। वर्धनम अकेडमी आपकी इसमें कितनी अच्छी हेल्प कर सकता है, ठीक। लेकिन पहले जानना जरूरी है कि करना क्या है। सेकेंड पेपर आपका सब्जेक्ट है, जिसमें 80% जो होंगे, 80 मार्क्स के, वो होंगे आपके सब्जेक्ट के, जो इतिहास और जो भी आपका विषय हो, जैसे हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी है, जैसे ये रहा आपका। इतने विषयों में संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, अरबी, फारसी, प्राकृत, जंतु विज्ञान और भूगोल, ये रहा। और सबसे खास बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो सिलेबस होगा, जहां ध्यान दीजिए, विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यानी बिहार जो बोर्ड है या एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। यानी इंडायरेक्टली बता दिया कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग प्रश्नों को बुना जाएगा। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। इसी के अकॉर्डिंग हम अपने सिलेबस की डिजाइनिंग कर लेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे। जैसे जो बच्चे सीटेट और टेट की तैयारी करते हैं, तो यही चीज यहाँ पर भी लागू होती है। बाकी के जो 40 प्रश्न होंगे, वो एक जनरल जीएस का पेपर होगा, जिसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इसमें क्या क्या आपको हेल्प करनी है हमारी टीम की तरफ से, ये भी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज फिलहाल हम अपने इस ज्योग्राफी विषय पर काम करेंगे। एक ये भी बात बतानी है कि फ्री यूट्यूब प्रैक्टिस बैच आपको मिलेंगे एमसीक्यू फारम में, और डिस्क्रिप्टिव बैच विद सिलेबस पेड बैच के रूप में होंगे, जिसमें बहुत नॉर्मल फीस होगी, जो आसानी से आप पे कर लेंगे इस सिस्टम को चलाने के लिए। विद कॉन्सेप्ट इसका डिटेल होगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होंगे। फिर भी कोई डाउट है किसी भी बात को लेकर, तो 8577877818 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोबारा मैं फिर बोल देता हूं, 85778778 और 18 पर। ये तो हो गया संपर्क सूत्र। अब आ जाते हैं जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सिलेबस क्या होगा, पढ़ना क्या है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि 11 और 12 हमें दोनों को देखना होगा। और सिलेबस का जो प्रोसेस है, बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले हम क्लास 11 यानी 11 के सिलेबस पे आते हैं, जिसमें बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी का सिलेबस सेम है, ठीक। तो सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस जो है, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, इतना तो जानकारी होनी ही चाहिए। ज्योग्राफी के सिलेबस की अगर हम बात करें, तो फिजिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी यानी प्रादेशिक भूगोल, और मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। तो भौतिक भूगोल जो होता है वो हमारा साइंटिफिक होता है। इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक जनरल जो सिलेबस है, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल। फिर इंडियन ज्योग्राफी में जो भारत की स्थिति है, ये सिलेबस होता है। अब अलग अलग तरीके से इसको डिजाइन अलग अलग कर दिया जाता है। देखिए, तो क्लास 11 में एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड के अनुसार सबसे पहले है पार्ट 1, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल के सिद्धांत। इसमें हमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल के बारे में समझना है। तो चैप्टर 1, एक एक चैप्टर से आइए परिचय करा दे। भूगोल का एक विषय के रूप में क्या रोल है, क्या इसका महत्व है, इससे प्रश्न बनेंगे। भूगोल के पिता कौन है, भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, किस शाखा का कौन सा विषय है, वगैरह। चैप्टर 2 कहता है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो जितने भी हमारे कल्प हैं, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन, कैम्ब्रिज, आपका पेंथासलासा, पेंक्रियाज, और कैसे गोंडवाना
लैंड बने, कैसे महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, महासागर और महाद्वीपों का वितरण कैसे हुआ, ये कैसे बने। आप सब जानते हैं कि सारे महाद्वीप पहले सात सात थे, आज 7-8 हो गए। हर कॉन्टिनेंट महाद्वीप एक फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो उनके चलने से क्या क्या चेंजेज होते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। जैसे आज जितने भी महाद्वीप हैं, जैसे साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, इंडिया है, सब गोंडवाना परिवार में आते हैं। तो यही प्रश्न बन जाएगा, कौन सा महाद्वीप गोंडवाना परिवार से संबंधित नहीं है, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये अंकारा लैंड में आते हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिलेंगे। चैप्टर 4 के बाद 5 आता है मिनरल्स और रॉक्स। जब आप चट्टाने पढ़ेंगे तो चट्टानों का ही संबंध खनिज से होता है। जैसे आग्नेय चट्टान है, अपसारी चट्टान है और रूपांतरित चट्टान है। जब आप पढ़ेंगे तो जो आग्नेय चट्टान होती है वो मेड बाई मैग्मा, मैग्मा से बनती है, तो उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। मैग्मा से बनती है इसलिए इसमें सबसे ज्यादा धातुएं पाई जाती हैं, खनिज पाए जाते हैं, सोना, लोहा, चांदी, ये कहाँ मिलेगा, आग्नेय चट्टान में। जो अपसारी चट्टानें होती हैं उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इसलिए उसमें पेट्रोलियम पदार्थ ज्यादा होते हैं, कोयला मिलता है। तो कोयला, पेट्रोलियम अपसारी चट्टानों में मिलता है, और आग्नेय चट्टानों में चूंकि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, मेटल्स ज्यादा मिलते हैं। और यही चट्टानें जब पृथ्वी के दाब और ताप से अपने रूप को बदलती हैं, काया पलट जाती है, तो ये रूपांतरित बन जाती हैं। जैसे संगमरमर चूना पत्थर से बनता है, कोयला से हीरा बनता है, ये इनका रूपांतरण है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिलेंगे। भू आकृति और प्रक्रियाएं, लैंड में जो शेप चेंज होते हैं वो चैप्टर 6 बताता है। हमारे लैंड में कैसे कैसे शेप चेंज होंगे, जैसे नदियों से कौन कौन सी चीजें बनती हैं, आई आकार की घाटी, बी आकार की घाटी, ये सब इसमें आपको मिलेगा। चैप्टर 7 इसी का अगला पार्ट होगा, भू आकृतियां तथा उनका विकास। जैसे क्वेश्चन आता है आई आकार की घाटी, बी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, अंधी घाटी, लड़कती घाटी। अब ये घाटी किसके किससे बनी है, क्योंकि क्वेश्चन सब एमसीक्यू फॉर्म में ही पूछे जाएंगे, इसलिए समझना भी जरूरी है और प्रैक्टिस भी जरूरी है। डेल्टा क्या है, डेल्टा कहाँ बनते हैं, तो ये सब प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। यहां से हमारा स्थल मंडल खत्म होता है, अब वायुमंडल शुरू हो जाता है। टॉपिक इन्होंने अलग अलग कर दिए, लेकिन ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो वायुमंडल में, वायुमंडल का कंपोजिशन, उसकी संरचना, कौन सी गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कौन कौन सी उसकी लेयर है, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल, रेडियो तरंगे किसमें है, मौसम परिवर्तन किसमें होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट किसमें है, इन सारे प्रश्नों को इसमें आपको देखना है। इसी से रिलेटेड है सौर विकिरण, उष्मा का बैलेंस, संतुलन और तापमान। आज जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उसमें कैसे उष्मा संतुलन होता है, तो इन सबको इसमें आपको पढ़ना है। एल्बिडो क्या होता है, उष्मा ताप परिवर्तन दर क्या होती है, तो इन सब का ऊर्जा उष्मा का जो बजट है वो कितना होता है। वायुमंडल परिसंचरण और मौसम की प्रणाली, ये भी इसी का एक छोटा पार्ट है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वैसे वैसे हवाओं में चेंजेज आते हैं। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं। ऐसे प्रोसेस में कैसे हवाओं में संचरण होता है और उसी के अकॉर्डिंग कैसे मौसम बदलता है, और ये इंडिया वर्ल्ड दोनों में अप्लाई होता है। आप सब जानते हैं भारत में मानसून हमेशा समर सीजन में आता है। क्यों आता है, क्योंकि समर सीजन में भारत में गर्मी पड़ती है, हम सन के निरेस्ट होते हैं और सन की हीट लैंड पे पड़ती है। भारत और आसपास के क्षेत्र में एक निम्न वायुदाब क्रिएट होता है, एक लो प्रेशर क्रिएट होता है, जबकि इक्वेटर के नीचे ये हमारा विषुवत रेखा है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ विंटर होता है, हमारे यहाँ समर होता है। अब यहाँ पर लो प्रेशर है, टेम्परेचर अधिक है, नीचे हाई प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर तापमान कम है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी विंड्स हैं वो सी से लैंड की ओर शिफ्ट होती हैं, और विंड्स हमेशा चलती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये हवाओं की एक नियति है, चाहे कोई भी विंड्स हो। तो जितना अधिक लो प्रेशर होगा
तो ये हाई प्रेशर की विंड्स उतनी तेजी से संचरण करेंगी और यही होता है, यही हवाएं जैसे इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, कोरियोलिस फोर्स के अनुसार ये एंटी क्लॉक मुड़ जाएंगी और धीरे धीरे भारत में एंट्री करेंगी और धीरे धीरे मानसून भारत को कवर कर लेगा। हिमालय होने के कारण मानसून ऊपर जा नहीं पाता, तो इसी के पैरेलल ये उत्तर भारत की ओर शिफ्ट होता है। ये है समर मानसून जो ऐसे आता है। जब सर्दियां होती हैं तो चीजें पलट जाती हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है, तो उल्टा हो जाएगा। यही मानसून बैक टू द पेवेलियन फिर लौटता है, जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापिस आता है और जाकर के इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में वर्षा करेगा। जैसे ट्रेन का अप और डाउन रूट होता है, वैसे मानसून जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से जाता है। तो ये है वायु का परिसंचरण इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। तो कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो चीजें इतनी इजी तरीके से समझ में आएंगी। ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, पिक्चराइज सब्जेक्ट है, तो इमेज का पूरा फायदा उठाएं और तभी इसको आप और अच्छा सीख पाएंगे। मौसम प्रणाली, वायुमंडल में वाटर जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता, ये इसमें पूछा गया। वायुमंडल में जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको आर्द्रता बोलते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता यानी स्पेसिफिक, एब्सोल्यूट, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बादल कैसे बनते हैं, ओसांक बिंदु क्या है, हिमांक बिंदु क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ड्यू पॉइंट क्या है, पाला, कोहरा, तुषार, ओला कैसे बनते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट के कम होने पर, ज्यादा होने पर, ऐसे प्रश्न आते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की होगी, नहीं आते हैं तो फिर पढ़िए, क्योंकि ये सब पढ़ेंगे तभी नैया किनारे लगेगी और पढ़ाएंगे। अब यहां से अगला सेशन है आपका, था चैप्टर 12 विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन। तो इसमें वर्ल्ड क्लाइमेट में कौन कौन सी क्लाइमेट है ये आपको पढ़नी है। तो वर्ल्ड क्लाइमेट को जनरली हम 3 क्लाइमेट में डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड पोलर। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें पढ़ेंगे सवाना, स्टेपी, टुंड्रा, टैगा, ये सब इसका सिलेबस है। और इसी क्लाइमेट में जो चेंज होते हैं उसमें ओजोन इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, अल्नीनो और लानीनो, ये सब इसमें आपको मिलेगा। ठीक, महासागर का जल, ओशन का जो वाटर है, और महासागरीय जल संचलन, ये 2 टॉपिक हैं जल मंडल से लिए गए। महासागर का जो ओशन है, तो इसमें ओशन की जो करंट्स है, कि देखिए लेसन तो बहुत छोटा है, लेकिन जब डिटेल करेंगे तो इसमें बहुत कुछ मिलेगा। ओशन के पानी का मूवमेंट होता है 3 तरीके से। जब सन और मून के साथ अर्थ होती है तो ज्वार भाटे जाते हैं, तो ये इसमें आ जाएगा। जब अर्थ मूवमेंट करती है तो हवाएं चलती हैं, तो लहरें चलती हैं, तो महासागर की धाराएं इसमें आ जाएंगी। इसी तरीके से ओशन की जो वेव्स होती हैं वो टेम्परेचर के आधार पर चलती हैं। इसी जल में कोरल प्रवाल पाए जाते हैं, तो ये सब इसमें आपको पढ़ना होगा। महासागर का खारापन, लवणता, वो इसमें आ सकता है। और जल का जो संचलन है, उसका जो मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट में हम धाराएं पढ़ेंगे, करंट्स जो पूछी जाती हैं। अर्थ पर जीवन और बायोडायवर्सिटी, ये दोनों टॉपिक इन्वायरमेंट से संबंधित हैं। हमारे अर्थ पर सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है, जैव विविधता होती क्या है, इसका हमारे इकोसिस्टम से क्या क्या संबंध है। सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है विषुवत रेखा पर, जहाँ हर तरीके का इकोसिस्टम है। और सबसे अधिक जैव विविधता पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो महासागरों में पाई जाती है। फिलहाल ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। एक एक टॉपिक में उतना जरूर हम बता दें जिससे आप अपने विषय से जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत दिनों बाद कोई चीज आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। अब देखते हैं 11वीं क्लास का पार्ट सेकेंड हमारे भारत के संबंध में। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं बिहार बोर्ड में और एनसीईआरटी में, तो आपका सिलेबस इसी के इर्द गिर्द होना चाहिए, क्वेश्चन भी इसी के आसपास होंगे। पहला क्वेश्चन है भारत की लोकेशन, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, पड़ोसी कौन से राज्य जुड़े हैं किन देशों से, हमारी सीमाएं किन किन देशों से मिलती हैं, ये सारे प्रश्न आपको पढ़ने हैं। भारत की भौगोलिक संरचना और उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, इसमें आपको पढ़ना है भारत का जो माउंटेन सिस्टम है वो कैसा है, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में जो हमारा हिमालयन सिस्टम है वो कैसा है। आप सब जानते हैं कि उत्तर भारत में जो हमारा हिमालयन सिस्टम है, तो नॉर्थ में जो हमारा हिमालय है
तो उसकी जो लेयर्स हैं वो आपको जाननी होंगी। तो हिमालय की बेसिक जो लेयर है आप जानते हैं, तो केवल हम एक रिवाइज आपको करा दे रहे हैं अगर आपने पढ़ा है। तो हिमालय की लेयर में कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये लेयर जो है इसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, सबसे बड़ा सबसे पुराना हिमालय। फिर अगली लेयर है इसको हम ग्रेट हिमालय कहते हैं, महान हिमालय, इसी में माउंट एवरेस्ट है। फिर मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, और सबसे निचली लेयर है शिवालिक हिमालय। नॉर्थ से साउथ चलने पर हिमालय की ये सीरीज मिलती है। इन्हीं में कहीं केटू है, कहीं कराकोरम ग्लेशियर है, कहीं दर्रा है, यही सब आपको पढ़ना है। इसी तरीके से जो हमारा साउथ इंडिया है उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। साउथ इंडिया की अगर बात करें तो जैसे हिमालय में माउंटेन है, वैसे साउथ इंडिया में हमारे ढेर सारे प्लेटू हैं, पठार हैं। तो जब पढ़ेंगे आप तो पूरी कोशिश करेंगे डायग्राम के तरीके से आपके दिमाग में चीज़ों को भरें। जैसे ये अरावली है, ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है, ये छोटा नागपुर, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये नीलगिरी, ये अन्नामलाई, ये पलनी, ये इलायची। तो ये होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से हिल स्टेशन है, कौन कौन सी लेयर है, ये सब आपको आना चाहिए। तो ये हो गया आपका ये वाला टॉपिक, भारत का भौगोलिक स्वरूप। फिर आता है अपवाह तंत्र। इसी में जब आप पढ़ेंगे तो हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। अब जैसे ये हमारा हिमालय है, तो इस हिमालय में ये है इंडस नदी जो लद्दाख जास्कर के बीच से निकलती है। इसी में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये सिंधु का अपवाह तंत्र है। दक्षिण भारत की बात करें तो इसको अगर आप देखेंगे, बस एक मिनट लगेगा, इसमें भी कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं, कुछ बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, कुछ डेल्टा बनाती हैं, कुछ एस्चुरी बनाती हैं। ये सब आपने पढ़ा है तो हो सकता है धीरे धीरे आपको याद आ जाए। जैसे महानदी, जैसे गोदावरी, जैसे कृष्णा, जैसे कावेरी, ये सब नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। जबकि नर्मदा और ताप्ती ये नदियां घाटियों से होकर बहती हैं और ये अरब सागर में गिरती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती। तो ये जहां पर्वत होंगे वहां नदियां होंगी। तो ये लेसन भी देखिए इसी में आ जाएगा। और भारत की वनस्पति, भारत की मिट्टी और भारत की जो आपदाएं हैं, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, ये सब इंडिया में बेसिक लेवल पर पूछा जाता है। अब आते हैं क्लास 12 की कहानी। बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों का सिलेबस सेम है। बस ये देखने हैं कि कौन से टॉपिक हैं जो कॉमन है, कुछ ऐसे होंगे जो अलग हैं। चीजें वही होंगी, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, कुछ टॉपिक नए होंगे। जैसे मानव भूगोल। मानव भूगोल में मानव की प्रजातियां कौन सी कहाँ पे रहती हैं, जैसे पिग्मी है, मसाई है, टोडा है। मानव कौन की जो प्रजातियां कैसी हैं, जैसे जो पहाड़ों पे रहते हैं उनको मंगोलाइड कहते हैं, जो विषुवत रेखा के आसपास रहते हैं उनको निग्रोलाइड कहते हैं, जो बीच में रहते हैं उनको भूमध्य सागरी कहते हैं। और प्रजातियों की बनावट, बालों की बनावट और स्किन कलर से होती है। जिनके बाल ऊनी जैसे हैं, जिनके बाल ऊनी जैसे हैं, इनको हम निग्रोलाइड कहते हैं। जिनके बाल बिल्कुल खड़े खड़े हैं, सीधे सीधे, इनको हम मंगोलाइड कहते हैं। चीन, कोरिया, जापान में देखिए ऐसे लोग आपको मिलेंगे। नाक पचकी होगी, ओंठ पतले होंगे, और निग्रोलाइड में एक्स्ट्रा हवा भर देंगे, मसल सारे निकल आएंगे, ओंठ फूल जाएंगे और आंखें पलकें काफी घनी होंगी। जिनके बाल लहरदार होते हैं ऐसे, अब भले आप गजनी बन जाओ वो अलग बात है, ऐसी प्रजातियों को हम भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन कहते हैं। और हम इसी प्रजाति में रहते हैं। हम का मतलब भारत, एशिया, यूरोप। तो ये इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। और इससे में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वगैरह। विश्व जनसंख्या कितनी है? 8 बिलियन है। किस महाद्वीप में ज्यादा है, फिर किस देश में ज्यादा है, क्या डेंसिटी है और क्यों है, ये इसी का पार्ट है। तो मानव विकास, मानव की जो क्रियाएं हैं प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक। तो जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो कृषि से संबंधित हैं, द्वितीयक जो है वो उद्योग से संबंधित है, जो तृतीयक है वो सर्विस सेवाओं से संबंधित है। तो विश्व में और भारत में कृषि से संबंधित जो जो एक्टिविटीज हैं, कहाँ कहाँ उद्योगों का संचरण है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसमें इंडिया वर्ड नहीं दिया है, ये अंडरस्टूड है। इसमें विश्व पढ़ेंगे तो इंडिया अपने आप आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे जल परिवहन में श्वेत नहर परियोजना, पनामा नहर परियोजना, श्वेत सुंदरम परियोजना, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग, ये सब आपको पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मानव की जो बस्तियां हैं, ये देकर के मानव भूगोल ही इसमें मेन टॉपिक है। और इससे पहले आपने पढ़ा था क्लास 11 में, वो था भौतिक भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल। ये है आपका आर्थिक और मानव भूगोल। इसका एक सेक्शन और बचा है, ये है भारत के लिए, जैसे उधर भी था इधर भी है। उधर आपने जो भारत में पढ़ा था वो भौतिक था, ये भी देखिए आर्थिक और मानव भूगोल है। भारत की जनसंख्या, भारत में जनसंख्या का प्रवास, मानव का विकास और मानव की बस्तियां, वो विश्व के संदर्भ में थी, ये इंडिया के संदर्भ में थी। तो भारत की जो जनजातियां हैं वो कैसी हैं, आर्य, द्रविड़, संथाल, निग्रो, कोल, भील, जो हमारे जनजातियां हैं, जो प्रजातियां हैं, भारत में कैसे इनका विकास हुआ, ये सब आपको इसमें पढ़ाएंगे। भूमि संसाधन और कृषि, भारत में भूमि का कितना वितरण है, कितने भूमि पर खेती होती है, कितनी बंजर है, कितनी उपजाऊ है, कितनी भूमि ऐसी है जो खेती के लिए उपलब्ध है, ये हमारे रिसोर्सेज हैं। जल संसाधन, पानी की क्या उपलब्धता है, कितना पेयजल है, कितना पानी नदियों से मिलता है, कितना नहरों से मिलता है, कितना कुओं से मिलता है, कितना वर्षा से मिलता है, और किन किन राज्यों में इनकी रैंक है, ये सब आपको पढ़ना होगा। खनिज और ऊर्जा आज का बहुत हिट टॉपिक है, बहुत फिट टॉपिक है। खनिज, मिनरल्स किस किस राज्य में है, क्या क्या उनकी विशेषताएं, जैसे कोयला है तो कोयला कितनी टाइप्स का होता है। और ऊर्जा संसाधन में दो प्रकार के संसाधन होते हैं, परंपरागत, गैर परंपरागत। जो परंपरागत साधन है उसमें आपका आएगा नाभिकीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम। जो गैर परंपरागत हैं वो हमारे अच्छे ऊर्जा में आते हैं, आज इन्हीं की जरूरत है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओटेक एनर्जी, टाइड एनर्जी, बायोमास एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। आज जिस तरीके से पृथ्वी माइक्रो ओवन बन गई है, दुनिया हीट होती जा रही है, तो हमें पर्यावरण मित्र ऊर्जा की आवश्यकता है। तो अपने प्राकृतिक संसाधनों पर, इसलिए सौर एनर्जी, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा से आजकल बहुत प्रश्न आते हैं। तो इनसे हुए जो भी नए प्रोग्राम हैं वो सब पूछे जाएंगे। इसलिए ये लेसन, अब जरूरी नहीं कि जो सिलेबस दिया है सारे क्वेश्चन हर टॉपिक से आए हैं। अब इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक करंट से जुड़ा हुआ है, जो हिट है वही फिट है। तो वो अनुभव के आधार पर, इतना तो हमको भी अनुभव है, कुछ आपको भी हो जाएगा। तो किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ाना है, इंडस्ट्री में क्या सीन है इंडिया का, किस इंडस्ट्री की क्या विशेषताएं हैं, जैसे कोयला है, जैसे सूती बस उद्योग है, लेदर इंडस्ट्री है, कौन से सेंटर हैं और कौन से उनके राज्य। ठीक, भारत के संदर्भ में जो हमारी योजनाएं हैं, जैसे सरकार की योजनाएं, नेशनल प्लान, भारत का परिवहन, रेलवे, सड़क परिवहन, जल परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ले देकर के ये कुछ टॉपिक है ज्योग्राफी के, जो ही आपका एग्जैक्ट सिलेबस होना चाहिए। अब कुछ बेसिक बातें बताइए, उसके बाद मैं क्लास ड्रॉप करने की तरफ हूँ। यूट्यूब पर फ्री आपको प्रैक्टिस बैच मिलेंगे एमसीक्यू फॉरम में, पेड बैच में विद कॉन्सेप्ट, विधि विधान से, डिटेल से समझाया जाएगा, और उतना ही पेड किया जाएगा जितना दिया जा सकता है। ठीक, और बाकी एक बार फिर 8577877818। चलते चलते कुछ बेसिक बातें और भी क्लियर कर दूं, कुछ डाउट अगर किसी के बच्चों के दिमाग में है। जैसे नेगेटिव मार्किंग होगी, एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म में वस्तुनिष्ठ होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, सबसे अच्छी बात तो ये है। और एक सबसे बड़ी बात है, हम एक ही विषय को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 2 विषय में पीजी, ये दोनों भर दिए। तो ये सब चीजें बहुत बेसिक हैं, इनको ध्यान रखें। जो स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े हुए बच्चे हैं उनके परिवार में, तो उनको 2% का लाभ मिलेगा क्षैतिज। और वित्तीय वर्ष 22-23 के ही आधार पर आपको निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होगा, इसको भी ध्यान रखें। जो फीस पर गाड़ी अटक जाती है, तो SC ST महिला और दिव्यांग को 200 रुपया, इनके अलावा जितने भी हैं यानी अनारक्षित, EWS, OBS और पिछड़ा वर्ग 750।
दो कैटेगरी है फीस की, 200 750। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए आयु सीमा, और अधिकतम में 40 और 42 की दो सीरीज है। 40 में जो अनारक्षित पुरुष वर्ग है और अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आएगा। बाकी जो 42 में आएंगे 42 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST, मेल और फीमेल। ठीक, तो इस पर भी कोई डाउट नहीं होगा। और ले देकर के पूरी कोशिश की कि सिलेबस को लेकर के जो कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो। क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपनी तैयारी के समय। और इन सबसे बड़ी चीज कि अब समय नहीं है, अब जुट जाइए और वर्दी पर, शिक्षक भर्ती पर हक है सबका। एक अध्यापक बने और भारत के भविष्य जो है वो आपके हाथ में है और आपका भविष्य हम लोगों के हाथ में है। तो आप हमें अपना कोच मान सकते हैं। लेकिन गुरु क्या होता है, वो एक सड़क के रूप में खड़ा रहता है, उस पर चलने वाले अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो चलते रहिए। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्राओं से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। तो जिंदगी में चलेंगे तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, और चलेंगे तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन असफलताओं के रास्ते से ही हमें सफलता मिलती है। अंधेरा है और दिख नहीं रहा है तो थोड़ा चलते रहेंगे, बादल हटेंगे और विजुअलिटी बढ़ेगी, लेकिन चलते रहिए, चलेंगे तभी बढ़ेंगे। इन सारी बातों के साथ सभी बच्चों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए, और बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे जो जिनको जरूरत है उनके तक हम लोगों की बात पहुंच जाए। इसमें आप सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। इतना ही कर लीजिए तो ये हमारे लिए गुरु दक्षिणा हो जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।